नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 8वां आप लोगों का चल रहा था। 8वें लेसन का नाम है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के अंतर्गत आपको पुनः एक बार सारी बातें बता दूं कि इस लेसन के अंतर्गत हमने आर्थिक सुधार की परिभाषा देखी थी कि जुलाई 1991 के अंतर्गत देश की सरकार ने जो कानूनी और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया उसको आर्थिक सुधार कहते हैं। आर्थिक सुधार के क्या उद्देश्य थे, क्यों उसकी हमें ज़रूरत पड़ी। उसके बाद आर्थिक सुधार के तीनों मुद्दे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उन तीनों के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने भारत में जो विदेशी पूंजी निवेश थे उसके जो प्रकार है निवेश के विदेशी संस्था के प्रकार पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष पूंजी निवेश उनके बारे में भी पढ़ा। उसके बाद विदेश व्यापार की जो नीतियां है उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और उसके बाद वैश्वीकरण से पूर्व भारत की जो व्यापार नीति थी और वैश्वीकरण के बाद जो भारत की व्यापार नीति थी उनके बारे में भी इस लेसन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। और अंतिम टॉपिक के तौर पर हम लोगों ने आर्थिक सुधार के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव जो थे उन प्रभावों के बारे में भी हमने जानने का प्रयत्न किया। और लगभग इसी प्रभाव के साथ हम लोगों का लेसन ख़त्म हो जाता है। अब लेसन ख़त्म होने के साथ आपके ऊपर जो जवाबदारी आती है स्वाध्याय लिखने की, तो आप लोगों को नोट के अंतर्गत एक स्वाध्याय लिखना है। उसके अंतर्गत पेज नंबर 92 पर जाइएगा और 92 पेज पर आप लोगों को उस संदर्भ के अंतर्गत हमने आर्थिक सुधार की जो बातें देख ली थी। अब है स्वाध्याय। भारत में आर्थिक सुधार कौन कौन से वर्ष में अमल में लाए गए, मतलब आपका उत्तर है 1991। अब उत्तर जहाँ तक ढूंढने की बात है तो लगभग आप मेरे वीडियो सारे देखोगे कक्षा 11वीं के, तो लगभग आपको प्रश्नों के उत्तर इसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। फिर भी कुछ एक सवाल होंगे जिसके जवाब आपको ढूंढने भी पड़ेंगे, तो थोड़ा प्रयत्न कीजिएगा किताब को देखने का भी। दूसरा है भारत में फेमा का कानून कौन से वर्ष में लागू किया गया, तो वो उत्तर आप लोगों को ढूंढना रहेगा। फेमा को जो कानून है 1999 का एक्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है अभी भी, तो देखो खाद्य उद्योग आरक्षित नहीं है, टेलीविज़न आरक्षित नहीं है, मोटर कार भी आरक्षित नहीं है, पर रेलवे आज भी भारत सरकार की केंद्रीय पश्चिमी रेलवे उसका मतलब संचालन करता है। चौथा, आयात की जाने वाली वस्तु का उत्पादन अपने देश में करना अर्थात क्या, तो क्या आयात प्रतिस्थापन। और 5वां, विदेशी कंपनियों द्वारा किए गए पूंजी निवेश को क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग ढूंढ लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट दूसरा, फेरा का पूरा नाम। फेरा का पूरा नाम पेज नंबर बाजू में जाओ
तो उसके अंतर्गत आप लोगों को दिया है, जहाँ पर पेज नंबर 93 है उसके ऊपर थोड़ा देखिएगा। फेरे का पूरा अर्थ दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दूसरा फेमा का पूरा नाम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है, थोड़ा देख लीजिएगा। एफडीआई का पूरा नाम वो भी आप लोगों को किताब के अंतर्गत मिल जाएगा। उदारीकरण का अर्थ मैंने परिभाषा में बताया, फिर भी सरकार के नियमों में क्रमशः कमी करना अर्थात उदारीकरण। उसके बाद वैश्वीकरण का अर्थ भी मैंने आप लोगों को बताया कि देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया अर्थात भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागू करना अर्थात वैश्वीकरण ऐसा भी कहा जा सकता है। एफआईआई का पूरा नाम वो भी आप लोगों को किताब के अंतर्गत जहाँ पर टॉपिक आपका चालू होता है उसके कोष्टक के अंतर्गत आप लोगों को इसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में मिल जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। उसी प्रकार से तीसरा सवाल, आर्थिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें आर्थिक सुधार का अर्थ और उसके पहलू, तो परिभाषा और 3 पहलू के नाम आप लोगों को लिखने। ये 2 अंकों के सवाल है। एमआरटीपी एक्ट का पूरा नाम लिखो। तो एमआरटीपी का पूरा नाम आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रकार का ये कानून है, और एमआरटीपी के अंतर्गत का जो कानून है कि मोनोपोलीज एंड रिस्पेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में भारत सरकार ने लागू किया, और उसका जो अलग अलग मुद्दा आप लोगों को बनाना, यह कानून किस लिए था, तो आपकी किताब में दिया है कि बाजार में स्पर्धकों के बीच में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए एमआरटीपी नाम का कानून लागू किया गया। उसके बाद विनिवेशीकरण का अर्थ बताकर उसके प्रकार, तो मैंने आपको निवेश के 2 प्रकार बताए थे, संस्थाकीय पूंजी निवेश और प्रत्यक्ष पूंजी निवेश। जब विदेशी कंपनी भारत की किसी कंपनी के अंतर्गत अपने कुछ एक शेयर लगाती है तो उसको संस्थाकीय पूंजी निवेश कहते हैं, और विदेशी कंपनी संपूर्णतः अपने देश की कंपनी डायरेक्ट भारत में स्थापित करती है तो उसको प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के नाम से जाना जाता है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद चौथा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोग दीजिए। तो 3 अंकों के सवाल है कि वैश्वीकरण का अर्थ और उसकी प्रक्रिया। नंबर 2, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का अर्थ और उसके स्वरूप। भारत में विदेशी व्यापार नीति के समक्ष चुनौती। वैश्वीकरण के पश्चात विदेशी व्यापार नीति का स्वरूप और आर्थिक सुधार के प्रतिकूल असर। ये प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक बनाकर मैंने आप लोगों को भेजे हैं। थोड़े वीडियो आप लोग फॉरवर्ड कर लीजिएगा, आप लोगों को सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे मुद्दे के आधार पर। और अंतिम जो प्रश्न है 5 अंकों का विस्तृत सवाल का जवाब 5 अंकों का होता है, उसमें उदारीकरण का अर्थ, उसके कारण और भारत में परिवर्तन, मतलब संपूर्ण उदारीकरण के बारे में आप लोगों को लिखना रहेगा। उसके बाद दूसरा सवाल है भारत में 1991 में किए गए आर्थिक सुधार के प्रभाव। अगर आर्थिक सुधार के प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव दोनों आप लोग इस प्रश्न के अंतर्गत विस्तृत लिखते हो तो ऊपर उसके सुधार को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अंतिम तीसरा, निजीकरण का अर्थ बताकर उसके प्रक्रिया के बारे में समझाओ, तो भी 5 अंकों का सवाल बड़ा तौर पर आप लोग लिख सकते हो। अब कुछ एक हार्ड वर्ड जो आपकी किताब के अंतर्गत पेज नंबर 93 पर उसका अर्थघटन दिया है। आर्थिक सुधार किसे कहते हैं, हालांकि मैंने सबकी परिभाषा मेरे हिसाब से बता दी है, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि यही परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। आप लोगों को अगर किताब की परिभाषा लिखनी पसंद है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो, अपने हिसाब से प्रयत्न कीजिएगा। दूसरा, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, विनिवेशीकरण। उसके बाद एकाधिकारशाही अर्थात एमआरटीपी नाम का जो कानून है उनके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। विदेशी विनिमय नियमन धारा अर्थात फेरा और फेमा अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दोनों के बारे में भी मैंने आप लोगों को वीडियो के अंतर्गत बता दिया, फिर भी इसका अर्थ आप लोगों को यहाँ पर दिया है। यहाँ तक ये वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। लेसन आप लोगों का 8वां पूरा हो गया। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो से रिलेटेड या विषय से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर है 9825581539 पर फ़ोन करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।